ये कहानी है 70 के दशक की, जब भारत में सिर्फ 1/3 पॉपुलेशन साक्षर थी, पढ़ी लिखी थी। ये तब की बात है जब लोगों पर राजेश खन्ना का जादू छाया हुआ था और दीवार, शोले और जंजीर जैसी फिल्मों से एंग्री यंग मैन का आगाज हो चुका था। इसी दौर में महाराष्ट्र के धुले जिले के अंदर रहने वाले एक ब्राह्मण प्रोफेसर का लड़का अपने पापा से लड़कर उनकी इच्छा के खिलाफ पुलिस फोर्स ज्वाइन करता है। मुंबई पुलिस में पीएसआई के तौर पर शामिल हो जाता है। अपनी काबिलियत के बूते पर निचले पायदान से शुरू करके चोटी तक का सफर तय करता है और मुंबई पुलिस का सबसे होनहार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाता है। यही लड़का भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर होने वाले हमले को रोककर उनकी जान बचाता है। इस स्मॉल टाउन बॉय का नाम है प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा एक नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनका जन्म 1 मई 1961 को आगरा में हुआ था। उनके पिता रामेश्वर शर्मा महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर थे। बचपन से ही प्रदीप शर्मा का स्वभाव रिबेलियस था। एक तरफ उनके पापा जो कि बहुत ही सामान्य, सेफ, सिक्योर्ड, मिडिल क्लास जिंदगी जी रहे थे, तो दूसरी तरफ प्रदीप शर्मा को डैशिंग और रिस्की जिंदगी पसंद थी। वो अपने पापा के रूल्स और रेगुलेशन से तंग आ चुका था। उसके घर के बगल में एक पुलिस ऑफिसर रहता था जिसका नाम था दिलीप पगार। प्रदीप शर्मा हर रोज उस पुलिस ऑफिसर की जिंदगी को ऑब्जर्व करता। उसकी पर्सनालिटी और समाज के लोगों में जो उसका रुतबा था, वो देखकर धीरे धीरे प्रदीप शर्मा भी खाकी वर्दी की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। लेकिन उसके घर वाले पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के सख्त खिलाफ थे। पिता के विरोध के खिलाफ उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दी और पहले ही प्रयास में उसका पीएसआई की एग्जाम में सिलेक्शन हो गया। 1 मार्च 1983 को प्रदीप शर्मा नासिक के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पीटीसी के अंदर दाखिल हो चुका था। पीटीसी, जिसे आज महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी के नाम से जाना जाता है, उसके उस वक्त के चीफ थे अरविंद इनामदार। मुंबई अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के लिए जो भी ऑपरेशंस प्लान किए गए, उसके अंदर के मेजॉरिटी ऑफिसर्स अरविंद इनामदार के अंडर ट्रेन हुए थे। 1983 की वो बैच कई मायनों में मुंबई पुलिस के इतिहास में दर्ज हो चुकी थी। प्रदीप शर्मा, विजय सालस्कर, प्रफुल्ल भोसले, असलम मोमिन, रविंद्र आंग्रे, ये सारे टॉप के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उसी वक्त के 1983 के बैच के नासिक में पीटीसी के अंडर अरविंद इनामदार जी के अंडर ट्रेन हुए थे। ट्रेनिंग के दिनों से ही प्रदीप शर्मा और विजय सालस्कर एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे, क्योंकि दोनों का एक ही पैशन था, शूटिंग। पीटीसी की शूटिंग रेंज के ऊपर ये दोनों घंटों तक शूटिंग की प्रैक्टिस करते। पुलिस की खाकी वर्दी पहनकर खुद के लिए नाम कमाना और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून दोनों पर भी सवार था। प्रदीप शर्मा की बैच में करीब 450 कैंडिडेट्स पीटीसी से पास आउट हो चुके थे, जिनमें से करीब 90 कैंडिडेट्स को मुंबई के अंदर पोस्टिंग दी गई थी। क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद अब प्रदीप शर्मा रियल लाइफ पुलिसिंग के लिए बेताब था। मुंबई उस वक्त अंडरवर्ल्ड से घिरी हुई थी और एनकाउंटर्स का दौर अब शुरू ही होने वाला था। प्रदीप शर्मा के पोस्टिंग के महज 1 साल पहले मुंबई में पहला बड़ा एनकाउंटर हो चुका था और वो था शूट आउट एट वडाला। मनोहर सुर्वे यानी कि मन्या सुर्वे को मुंबई पुलिस ने 11 जनवरी 1982 के दिन मार गिराया था। प्रदीप शर्मा अपनी काबिलियत दिखाने को बेताब था, लेकिन पहली ही पोस्टिंग ने उसे निराश कर दिया। उसकी पोस्टिंग की गई थी एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में। एयरपोर्ट पुलिस की अथॉरिटी सिर्फ एयरपोर्ट के प्रीमाइसिस में होने वाली वारदातों के ऊपर ही थी। प्रदीप शर्मा को अब घुटन महसूस होने लगी थी। एयरपोर्ट से आने वाले वाइट कॉलर पॉश लोगों की गिनती रखने के लिए उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं की थी। उसे जमीन से जुड़कर काम करना था। आखिरकार हिम्मत जुटाकर प्रदीप शर्मा उस वक्त के पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो के पास पहुंचा और अपनी पोस्टिंग चेंज करने की अर्जी लगा दी। जूलियो रिबेरो ने शर्मा के अंदर की घुटन को महसूस किया। उन्हें भी लगा कि काबिलियत साबित करने का एक मौका तो शर्मा को दिया जाना चाहिए। उन्होंने शर्मा की अर्जी मंजूर की और अब शर्मा को नई पोस्टिंग मिली थी माहिम पुलिस स्टेशन। माहिम पुलिस स्टेशन में किसी हिंदू पुलिस ऑफिसर की पोस्टिंग बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि माहिम में मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन रहा करती थी। ये कम्युनली सेंसिटिव एरिया था और क्रिमिनल से भरा हुआ था।
छोटे पाकिट मारों से लेकर मर्डर्स करने वाले और स्मगलिंग करने वाले गुनहगारों के लिए भी माहिम सबसे पसंदीदा हाइडआउट था। इस एरिया में कई छोटे छोटे घर और झुग्गी झोपड़ियां थी, जिसकी वजह से क्रिमिनल्स का छुपना और आसान हो जाता था। शर्मा के लिए माहिम में टिकना आसान नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, व्हाटएवर डज नॉट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। माहिम पुलिस स्टेशन में शर्मा के रिपोर्टिंग ऑफिसर थे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर इस्माइल राजगुरु। इस्माइल राजगुरु ने अपनी एक्सपीरियंस नज़र से प्रदीप शर्मा को परखा। 6 फुट ऊंचे प्रदीप शर्मा को उन्होंने ग्रूम करना अब शुरू कर दिया था। शर्मा के लिए उनकी पहली ऑर्डर थी, फील्ड पर जाओ और अपना खुद का नेटवर्क तैयार करो। उनका यह मानना था कि पुलिसिंग पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ के नहीं की जाती, बल्कि लोगों में जाकर उनके दुख दर्द समझकर ही एक कामयाब पुलिस ऑफिसर तैयार होता है। माहिम का सबसे सेंसिटिव लोकेशन था माहिम दरगाह। यहाँ हर रोज सैकड़ों लोग आते थे और भीड़ के अंदर तैयार पाकिट मारों की तरफ से उनके पाकिट चोरी किए जाते थे। जब भी कोई कम्युनल वारदात होती थी, तब पुलिस के लिए माहिम दरगाह सबसे ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट हुआ करता था। शर्मा की सबसे पहली प्रायोरिटी थी अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस खड़ा करना, यानी कि अपना खुद का खबरी नेटवर्क तैयार करना। उन्होंने पाकिट मारों को पकड़ना शुरू किया। एक पाकिट मार के इंटरोगेशन से दूसरा और दूसरे की इंटरोगेशन से तीसरे की पहचान होने लगी। धीरे धीरे सारे पाकिट मार प्रदीप शर्मा ने पकड़ लिए। उनमें से कई पाकिट मारों के लिए शर्मा ने लीनियंसी दिखाई और वही पाकिट मार प्रदीप शर्मा के खबरी बन गए। अब ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन शर्मा को इजीली मिलने लगी थी। एक दिन माहिम पुलिस स्टेशन का सबसे पुराना कांस्टेबल सैयद प्रदीप शर्मा के पास भागते हुए आया। उसे टिप मिली थी कि माहिम से 2 ट्रक शिवाजी पार्क के सी फेसिंग की तरफ निकल चुके हैं। ये ट्रक स्मगलिंग का माल लेने के लिए गए हुए थे। उन दिनों मुंबई में स्मगलिंग के जरिए इंपोर्टेड माल लाया जाता था। इंपोर्ट ड्यूटी और एक्साइज के आंखों में धूल झोंक कर रात के अंधेरे में कई बोट्स स्मगलिंग का माल लेकर मुंबई में आती थी। उसे रिसीव करने वालों की भी गैंग्स बनी हुई थी। इन गैंग्स के पास रिवॉल्वर जैसे कोई वेपन्स तो नहीं होते थे, लेकिन अपने बचाव में ये लोग अपनी जेब में पत्थर भर के रखते थे। टिप मिलते ही प्रदीप शर्मा कांस्टेबल सैयद के साथ शिवाजी पार्क के लिए निकल पड़े। उन्होंने रिसेंटली ड्यूटी ज्वाइन की थी, इसीलिए शायद उनका एक्सपीरियंस थोड़ा कम पड़ा, क्योंकि निकलते वक्त उन्होंने ना अपने सीनियर को खबर की थी, ना कोई एक्स्ट्रा फोर्स पुलिस स्टेशन से मंगवाई थी। रात के अंधेरे में शर्मा और सैयद धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दूर से उन्हें स्मगलर्स की आवाजें सुनाई दे रही थी। बोट से माल खाली हो चुका था और ट्रक्स में भरा जा चुका था। स्मगलर्स वहां से निकलने ही वाले थे कि प्रदीप शर्मा ने जोर से आवाज लगाई, मुंबई पुलिस, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, हर कोई अपने आप को सरेंडर कर दे। शर्मा और सैयद सिविल ड्रेस में थे, इसीलिए स्मगलर्स को लगा कि ये किसी दूसरे गैंग के लोग हैं और उनका वो माल चुराने यहाँ आए हैं। स्मगलर्स ने अपने हाथ में जो माल था सारा नीचे डाल दिया और अपनी जेबों में जो पत्थर भरे हुए थे वो निकालकर शर्मा को मारना शुरू किया। ऐसा कुछ होगा इसका कोई अंदाजा शर्मा को नहीं था। उन पर पत्थरों की बारिश हो रही थी। रात के अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शर्मा ने अपनी पुलिस रिवॉल्वर से अंधेरे में ही गोली चला दी। शर्मा के पुलिस करियर में सर्विस रिवॉल्वर से चलाई हुई वो पहली गोली थी। गोली की आवाज सुनकर सारे स्मगलर्स भाग गए। शर्मा की जान बच गई, लेकिन एक भी स्मगलर उनके हाथ नहीं लगा। दोनों ट्रक्स माहिम पुलिस स्टेशन लाए गए और माल जब्त किया गया। ये प्रदीप शर्मा का पहला ऑपरेशन था, लेकिन शाबाशी मिलने की जगह पर उन्हें डांट खानी पड़ी। अनप्लैंड और इमैच्योरली हैंडल किया हुआ यह ऑपरेशन प्रदीप शर्मा के लिए बहुत बड़ी सीख थी। धीरे धीरे प्रदीप शर्मा पुलिसिंग के अंदर मैच्योर्ड हो रहे थे। कई पाकिट मारों को पकड़ने की वजह से माहिम के लोगों के अंदर भी शर्मा साहब की एक रेपुटेशन बन रही थी। उनको अब लगने लगा था कि उनकी तकलीफें समझने वाला कोई तो है पुलिस स्टेशन में जिनके पास जाया जा सकता है। उन दिनों माहिम में और पूरे मुंबई में कई ऐसी जॉब कंसल्टेंसीज खुली थी जो बेरोजगार युवाओं को मिडिल ईस्ट के अंदर जॉब दिलवाती थी। नौकरी के लालच में मासूम मुस्लिम युवान अपने माँ बाप की सारी कमाई इन एजेंट्स को लाके दे देते थे। मिडिल ईस्ट में जाते ही उनको ये रियलाइज होता था कि हिंदुस्तान वापस जाने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और वहीं पर कड़ी धूप में कड़ी मेहनत उन्हें करनी पड़ रही है, वो भी कम से कम पैसों में।
इन फेक जॉब कंसल्टेंसीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम माहिम में एक गुंडा करता था जिसका नाम था सरमस्त खान। माहिम के लोग सरमस्त खान से बड़े परेशान हो चुके थे। जब प्रदीप शर्मा को यह बात पता चली तो उन्होंने अपना पूरा खबरी नेटवर्क सरमस्त खान के पीछे लगा दिया। उन्हें टिप मिली थी कि सरमस्त खान शाम के वक्त माहिम के एक जॉब कंसल्टेंसी के ऑफिस में पैसा लेने के लिए आने वाला है। प्रदीप शर्मा और उसके साथी वहीं पर सरमस्त खान का इंतजार करने लगे। कुछ समय के बाद वहां पे एक आदमी आया जो कि 6 फुट लंबा और तंदुरुस्त था। मुंह में पान, शर्ट की 4 बटन खुली हुई, बड़ी सी गले में गोल्ड की चेन और 2 रिवॉल्वर्स कमर में लटकाए हुए, ऐसा वो आदमी वहां पे आया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है। प्रदीप शर्मा ने उसके पास जाकर उसे पूछा, क्या तू सरमस्त खान है? प्रदीप शर्मा खुद खाकी वर्दी में थे, फिर भी बिना किसी खौफ के उस बंदे ने प्रदीप शर्मा के सामने मुड़कर बोला कि हाँ, मैं ही सरमस्त खान हूं। उसकी अकड़ इतनी थी कि शर्मा को गुस्सा आ गया। प्रदीप शर्मा को सिर्फ उसे अरेस्ट नहीं करना था, बल्कि माहिम के लोगों में जो सरमस्त खान का खौफ भरा हुआ है, उस खौफ को खत्म करना था। और उसके बाद शर्मा ने ऐसा कुछ किया जो मुंबई पुलिस के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। पलक झपकते ही शर्मा ने सरमस्त खान की दोनों रिवॉल्वर्स निकाल ली। उसकी कॉलर को पकड़ के उन्हीं में से एक रिवॉल्वर शर्मा ने सरमस्त खान के मुंह में डाल दी। और ऐसे ही इसी सिचुएशन में शर्मा सरमस्त खान को खींचते खींचते हुए माहिम की सड़कों पर ले आए। लोग देखते रह गए। लोगों को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। पूरी माहिम में से शर्मा ने सरमस्त खान की बारात निकाली। इसी सिचुएशन के अंदर शर्मा के आसपास भीड़ जमा हो चुकी थी। शर्मा के साथ साथ भीड़ चल रही थी और पूरी बारात निकालने के बाद शर्मा सरमस्त खान को माहिम पुलिस स्टेशन ले गए। उस दिन माहिम के लोगों को सरमस्त खान से छुटकारा मिल गया। उस एक घटना ने शर्मा को लाइमलाइट में लाके खड़ा कर दिया। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और मीडिया की तरफ से शर्मा को शाबाशी दी जा रही थी। अब प्रदीप शर्मा खुद को एक काबिल पुलिस ऑफिसर के तौर पर एस्टैब्लिश कर चुके थे। उनकी रूटीन ट्रांसफर हुई घाटकोपर पुलिस स्टेशन में। शर्मा का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उनके इन्फॉर्मर्स। उनके सीनियर्स को भी जो बात पता नहीं होती थी, वो बात प्रदीप शर्मा को अपने खबरी नेटवर्क की तरफ से पहले ही पता चल जाती थी। घाटकोपर के इलाके में उन दिनों जावेद और राजू नाम के 2 गुंडों का बड़ा खौफ था। इल्लीगली घर खाली करवाना, पैसों की वसूली करना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करना, ये सारे गलत धंधे ये दोनों बेझिझक करते थे। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी ये दोनों कभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगे थे। जावेद के पास एक इंपोर्टेड रिवॉल्वर हुआ करती थी, तो राजू अपने पास एक तलवार रखता था। घाटकोपर में एक बड़ा फेमस दरगाह है जिसका नाम है पंखे शाह दरगाह। वहां पे हर साल पंखे शाह बाबा का उरुस सेलिब्रेट किया जाता है। ये बात 1990 की है, जब पंखे शाह बाबा के उरुस का जश्न चल रहा था और सैकड़ों लोग वहां पे जमा हो चुके थे। प्रदीप शर्मा उस वक्त घाटकोपर पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे और अचानक उन्हें उनके खबरी का फोन आया। खबर यह थी कि पंखे शाह बाबा दरगाह के सामने की बस्ती में राजू और जावेद घर खाली करवाने के लिए आने वाले थे। शर्मा को बिलीव ही नहीं हो रहा था। उन्होंने वापस नाम खबरी की तरफ से कंफर्म करवा लिए। वो जावेद और राजू ही थे। मुंबई पुलिस को सालों से जिन गुंडों की तलाश थी, आखिर उनका पता चल ही गया था। प्रदीप शर्मा ने 2 कांस्टेबल्स को साथ में लिया और अपनी पुलिस जीप निकाल के वो रवाना हो गए। जावेद और राजू बस्ती में पहुंच चुके थे और वो मकान खाली करवा रहे थे। एक बिल्डर का नया प्रोजेक्ट शुरू हो चुका था जिसके बगल में ही वो मकान था जिसे जावेद और राजू खाली करवा रहे थे। उस मकान में एक ओल्ड कपल रहता था जिन्होंने उस मकान को बिल्डर को बेचने से मना कर दिया था और इसीलिए उसी बिल्डर ने जावेद और राजू को उस मकान को खाली करवाने का काम दिलाया था। जावेद मकान के बाहर कार के पास खड़ा था और राजू अपनी तलवार लेकर मकान के अंदर चला गया था। उसने उस बुढ़े का गला पकड़ा और घसीटते हुए उसे बाहर ले आया। तंदुरुस्त राजू, जिसके एक हाथ में तलवार थी, उसे वो बुढ़ा आदमी कुछ कर भी नहीं पा रहा था। राजू ने उसे घर से बाहर निकालकर सड़क पर फेंक दिया।
सारा घर का सामान सड़क पर आ चुका था। उस बुढ़े आदमी की बीवी कोने में बैठकर रो रही थी। सड़क पर भीड़ जमा हो चुकी थी, लेकिन उस भीड़ के अंदर से कोई भी आदमी चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इस तरफ शर्मा जल्दी से जल्दी लोकेशन पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उरुस चलने की वजह से सड़क पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और इसीलिए उन्हें पहुंचने में देरी हो रही थी। काम खत्म करके राजू कार के पास आ पहुंचा और तभी राजू और जावेद को पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। भीड़ की वजह से भागने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जैसे ही प्रदीप शर्मा की जीप रुकी, उसमें से 2 कांस्टेबल्स बाहर कूदे और वो राजू और जावेद की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस को यह पता नहीं था कि जावेद और राजू हथियारों से लैस है। जैसे भी एक कांस्टेबल राजू के पास पहुंचा, राजू ने उस कांस्टेबल के हाथ पर अपनी तलवार चला दी। उसके हाथ से खून बहने लगा, कांस्टेबल नीचे गिर गया। दूसरा कांस्टेबल जब जावेद को पकड़ने गया तो जावेद ने अपनी जेब से अपनी रिवॉल्वर निकाली और उस कांस्टेबल के ऊपर निशाना साधा। कांस्टेबल फ्रीज हो चुका था। उसे पता था कि जावेद गोली चलाने से पहले जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। लोगों को मारना तो उसके लिए रोज का काम था। कांस्टेबल ने आंख बंद कर ली थी और 3 गोलियां फायर हुई। गोलियों की आवाज से मानो सब कुछ रुक चुका था। जब कांस्टेबल ने आंख खोली तब उसे पता चला कि वो 3 गोलियां प्रदीप शर्मा की रिवॉल्वर से फायर हुई है। 6 फुट 5 इंच का जावेद धड़ाम से जमीन पर गिर गया। कांस्टेबल के पीछे पुलिस जीप के नजदीक प्रदीप शर्मा अपनी रिवॉल्वर तान के खड़े थे। राजू को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जावेद मर चुका है। वो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसने अपनी तलवार हवा में उठाई और वो प्रदीप शर्मा की तरफ बढ़ा। शर्मा ने 2 गोलियां राजू के सीने में दाग दी। ये प्रदीप शर्मा के जीवन का सबसे पहला एनकाउंटर था। प्रदीप शर्मा का नाम पूरे मुंबई पुलिस के अंदर फेमस हो चुका था। जल्दी उन्हें एनकाउंटर स्क्वाड के अंदर भी लिया गया। उन्होंने करीब करीब 312 क्रिमिनल्स को अलग अलग एनकाउंटर्स के अंदर मार गिराया, लेकिन उनकी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण केस अभी भी आना बाकी था। 24 दिसंबर 1999 के दिन इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 का अपहरण हो चुका था। फ्लाइट काठमांडू से दिल्ली आ रही थी। काठमांडू से टेक ऑफ करते ही हाईजैकर्स ने प्लेन का कंट्रोल ले लिया था। हरकत उल मुजाहिदीन के टेररिस्ट की तरफ से यह प्लेन हाईजैक किया गया था और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत के अंदर कंदाहार एयरपोर्ट के ऊपर इस प्लेन को ले जाया गया था। इंडियन गवर्नमेंट को मजबूरी में टेररिस्ट के साथ निगोशिएट करना पड़ा, क्योंकि आखिरकार 190 करीब 190 सिविलियंस की जिंदगी का सवाल था। पूरे के पूरे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ कंदाहार पर था और तभी एक और पैरेलल प्लॉट रचा जा रहा था। भारतीय खुफिया एजेंसीज को इस प्लॉट के बारे में कोई खबर नहीं थी। सिर्फ एक क्लू था, अब्दुल लतीफ। प्लेन को हाईजैक करने वालों के साथ अब्दुल लतीफ की हर रोज बातें हो रही थी। ये बातें रॉ ने इंटरसेप्ट की थी। उन्हें यह पता था कि बात करने वाले का नाम अब्दुल लतीफ है और वो मुंबई में है। रॉ के पास अब्दुल लतीफ का फोन नंबर भी था। उस वक्त जीपीएस ट्रैकिंग जैसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल ना होने के कारण वो अब्दुल लतीफ को मुंबई में ढूंढ नहीं पा रहे थे। रिसेंटली हेमंत करकरे का पोस्टिंग रॉ के अंदर हुआ था। उन्हें ऐसा कोई आदमी चाहिए था जिसका मुंबई में स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो। उनके दिमाग में एक ही नाम आया, प्रदीप शर्मा। हाईजैकिंग के तुरंत बाद हेमंत करकरे स्पेशल फ्लाइट पकड़कर दिल्ली से मुंबई आए और प्रदीप शर्मा से मिले। उन्होंने शर्मा को एक कागज दिया जिसके ऊपर अब्दुल लतीफ का नंबर लिखा हुआ था। उन्होंने शर्मा को जल्द से जल्द अब्दुल लतीफ को ढूंढने के लिए कहा। एक बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क शर्मा को दिया गया था, एक ऐसे आदमी को ढूंढने का, वो भी इतनी बड़े शहर में जिसका ना कोई फोटो है, ना कोई स्केच है, ना वो कोई ऐसे आदमी को जानते जो अब्दुल लतीफ को जानता। अगर उनके पास कुछ था तो सिर्फ एक नाम और एक नंबर। उस वक्त प्रदीप शर्मा क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट में थे जिसका ऑफिस अंधेरी पुलिस स्टेशन के करीब था। हर रोज करीब सुबह 7 बजे अब्दुल लतीफ की हाईजैकर से बात हुआ करती थी। शर्मा ने दूसरी ओर से बोलने वाले इंसान की आवाज सुनी। वो कह रहा था, याद रहे अब्दुल लतीफ, हमारी मंजिल कंदाहार से भी कहीं आगे है। शर्मा समझ नहीं पा रहे थे कि उनका आखिर प्लान क्या है। इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी सारी मांगे मान ली थी, अभी उसके आगे और क्या प्लान हो सकता है।
प्रदीप शर्मा इन विचारों से परेशान हो जा रहे थे। अब्दुल लतीफ को ढूंढना बहुत ही आवश्यक था, लेकिन शर्मा के पास वक्त नहीं था। रोज सुबह की कॉल इंटरसेप्ट्स में शर्मा को बैकग्राउंड में आजान की आवाज सुनाई दे रही थी, साथ ही साथ गाय भैंसों की भी आवाज सुनाई दे रही थी। शर्मा को समझ आ गया था कि यह फोन किसी ऐसी जगह से किया जा रहा है जहां पे नजदीक में मस्जिद भी है और जानवरों का तबेला भी। शर्मा ने अपने सबसे भरोसेमंद इन्फॉर्मर को बुलाया, जिसका नाम था सलीम। सलीम ने सभी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज के सभी मस्जिदों में जाके इमाम और मौलवियों से सारी पूछताछ कर ली, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। यह मिशन इतना खुफिया था कि इसके बारे में शर्मा किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को भी नहीं बता पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें फोन के टावर का लोकेशन मिला। लोकेशन था बहराम बाग जोगेश्वरी। बहराम बाग एक मुस्लिम डोमिनेंट एरिया था जो कि जोगेश्वरी वेस्ट में आता है। यहाँ इतनी झुग्गियां और छोटे छोटे घर थे कि हर एक घर को सर्च करना नामुमकिन था। शर्मा का खबरी सलीम यहाँ काम आया। सलीम को जोगेश्वरी के एक रियल एस्टेट एजेंट से पक्की खबर मिली थी और अब्दुल लतीफ के घर का एग्जैक्ट एड्रेस अब मिल चुका था। घर में लोग कितने होंगे, उनके पास वेपन्स कौन से होंगे, इसकी शर्मा को कोई आइडिया नहीं थी। उन्होंने अपने लोग सिविल ड्रेस में उस एरिया में फैला दिए। उस घर में से एक आदमी बाहर आया और सिविल ड्रेस में खड़े पुलिस उसका छुप छुप के पीछा करने लगे। वो आदमी जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन पहुंचा। वो लोकल के अंदर चढ़ने ही वाला था, अचानक से उसे पीछे से आवाज दी गई, अब्दुल लतीफ। उसने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो पीछे खुद प्रदीप शर्मा खड़े थे। अब्दुल लतीफ को लेकर पुलिस सीधे बहराम बाग पहुंची। सीधा घर में जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन उस खतरे को मोल कर भी प्रदीप शर्मा आगे बढ़े, दरवाजे तक पहुंचे और झुककर उन्होंने दरवाजे के नीचे से देखने की कोशिश की। दरवाजे के नीचे से उन्होंने जो देखा उसके ऊपर उनका भरोसा नहीं हो रहा था। एक 20 या 25 साल की उम्र का मासूम लड़का जिसने शर्ट और पैजामा पहना हुआ है, वो बहुत ही कैजुअली अपने हाथ में ग्रेनेड से खेल रहा है। वो जैसे कि वो ग्रेनेड ना हो कोई क्रिकेट की बॉल हो। उसकी आंखों में मौत का कोई खौफ ही नहीं था। रूम के अंदर और एक दूसरा आदमी था जो ऐसे देखने के ऊपर ऐसा लग रहा था कि कश्मीर से या अफगानिस्तान से होगा। शर्मा ने लात मारकर दरवाजा तोड़ा और वो अकेले ही अंदर घुस गए। सरप्राइजिंगली उन दोनों में से किसी ने भी फाइट बैक करने की कोशिश नहीं की और दोनों ने सरेंडर कर दिया। रूम में कई AK-56 राइफल्स, कई हैंड ग्रेनेड्स और कई मैगजीन्स मिले। इंटरोगेशन के दरमियान पता चला कि प्लेन हाईजैक के कुछ ही दिन पहले बोरीवली की एक कोऑपरेटिव बैंक से करीब 7.5 लाख रुपए चोरी किए गए थे। यही पैसा प्लेन हाईजैकिंग के अंदर इस्तेमाल किया गया था। उसी बैंक के एक एम्प्लॉय का आइडेंटिटी कार्ड चुराया गया था और उसी आइडेंटिटी कार्ड को दिखाकर सिम कार्ड्स लिए गए थे जो हाईजैकिंग के अंदर यूज किए गए। अब्दुल लतीफ ने जोगेश्वरी की एक ड्राइविंग स्कूल से सभी हाईजैकर्स के नाम के ड्राइविंग लाइसेंसेस बनवा लिए थे। उन्हीं ड्राइविंग लाइसेंसेस को दिखाकर एज ए एड्रेस प्रूफ दिखाकर इन सभी हाईजैकर्स के पासपोर्ट बनवाए गए थे। इंटरोगेशन के अंदर आगे पता चला कि ये सारी तैयारी भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मारने के लिए की गई थी। प्राइम मिनिस्टर की मुंबई विजिट प्लान थी और उसी मुंबई विजिट के अंदर उनको मारने का प्लान था। इतना ही नहीं तो आने वाले 26 जनवरी को मुंबई में कई जगह पर ब्लास्ट करने की जिम्मेदारी भी इन ISI एजेंट्स को दी गई थी। अब्दुल लतीफ और उसके दोनों साथियों की फोटोग्राफ्स और उनके पास से बरामद किए हुए वेपन्स की फोटोग्राफ्स उस वक्त के गृह मंत्री लाल कृष्ण अडवाणी जी के पास भेजी गई। उन्हीं पिक्चर्स को भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशंस के अंदर ऑफिशियली सबमिट किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नकाब उतर गया। सारे वेपन्स को CIU के अंधेरी ऑफिस में लाया गया। उन वेपन्स को देखने के लिए उस वक्त के महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर छगन भुजबल मंत्रालय से खुद अंधेरी आए। प्रदीप शर्मा की बहादुरी को देखकर छगन भुजबल जी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रदीप शर्मा को 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक छोटे गांव से आने वाले लड़के की जिसने मुंबई पुलिस के अंदर अपनी पहचान बनाई। प्रदीप शर्मा की लाइफ किसी फिल्म से कम नहीं है। कई पहलू है उनके जीवन के जिसके ऊपर हम वीडियोस बनाते रहेंगे।
इस वीडियो में अभी इतना ही। याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।